बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। आप कहेंगे रोज इस शख्स को क्या हो जाता है? वेल, मैं इमरान हसन। गाने से सुबह का आगाज होता है। मैंने बता दिया था आप इमरान है, आपने मेरा बताना था। अच्छा, ये इमरान हसन है। हमारे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं और वो क्रिकेटिंग सेंस के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी कौम को खुशियां बड़ी कम नसीब होती हैं पिछले कुछ अरसे में, खास तौर पे बड़े अरसे के बाद हमें एक बहुत बड़ी खुशी मिली जब हमने इंडिया को हराया, और फिर एक और खुशी मिली जब हमने कल सिक्योरिटी क्लियर कर दी। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई आपको फाइनली। अब आप आराम से, मेरे ख्याल से दुबई से भी आप चले जाएं, आगे जा सकते हैं। कल बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन ये हमारी चूंकि बड़ी खबर भी है तो इसलिए हम इस पे ज्यादा बात करने से पहले बात करेंगे। बिल्कुल, आपको पूरा मौका दिया जाएगा और बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा आपने देखा है जी आजकल हो रहे हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत सारे लोग फ्लू का शिकार होते हैं, फिर उसको मिस हैंडल करते हैं और उनकी बीमारी लंबी हो जाती है। सबसे गुजारिश ये है कि आजकल चूंकि मौसम चेंज और खासतौर पे बच्चों के अंदर, बच्चों को जो लोग स्कूल भेज रहे हैं या बाहर निकालते हैं, ये खास तौर पे एहतियात करें। ये ठंडा गर्म वाला जो मामला है, या रात को कुछ लोग फैन अब भी ऑन करके सो जाते हैं, एसी चला रहे हैं भाई लोग, तो ठंड लग सकती है। ये ना करें, मौसम बदलने के साथ साथ आपको एहतियात भी करनी होती है ऑब्वियसली। फिर आप वो ठंडा गर्म, आप गाड़ी में आते हैं या घर में जाते हैं, कहीं आपको गर्मी मिलती है, कहीं सर्दी, तो फ्लू वाले एक सिचुएशन है। और बाकी स्मोक तो है ही, स्मॉग और ये पोल्यूशन का आलम आपके सामने ही है, तो आपने एहतियात करनी है। वैसे कोविड की वजह से अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप स्मोक से भी बच सकते हैं, तो ये भी एक फैक्टर ऐड हो। क्या एक टिकट अगला मैच हमारा अफगानिस्तान से है। ओए होए होए, नई न्यूज़ पे अभी हमने ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी, हम ना अभी आपको हेडलाइंस बताते हैं। बड़ी खबर में कल के मैच की बात करेंगे, अभी हेडलाइंस। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला हल कर दिया। कीवीज की शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार, दिलचस्प तबसरे भी जारी। बड़ी तैनाती का मामला हल, वजीर आजम ने 20 दिन बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नया DGISI तैनात करने की मंजूरी दे दी। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी दिखाएंगी माया नाज आर्टिस्ट जमील नक्श के फनपारों की नुमाइश और मिलवाएंगी उनके फर्जंद सिजेन नक्श से। दाढ़ी वाला, नई किताब, नया उसलूब, मिलिए दाढ़ी वाला के मुसन्निफ हसनैन जमाल से सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और मलका जज्बात और माजी की खूबसूरत अदाकारा नैयर सुल्ताना की 29वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। आज बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है और वो बताएंगे हम आपको बड़ी खबर में। सबसे पहले हम इज़हार अफसोस भी करेंगे और इज़हार यकजहती भी करेंगे भारत और न्यूजीलैंड दोनों के साथ, क्योंकि दोनों का गम एक जैसा है। एक दोनों करेंगे क्योंकि ये दोनों भाई हैं। एक बड़ा भाई ICC चलाता है और दूसरा उसके इशारों पे चलता है, यानी कि भारत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चलाता है और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमें उसके इशारों पे चलती हैं। फिर पाकिस्तान एक काम करता है, दोनों टीमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलती, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, सिक्योरिटी के नाम पे पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने की कोशिश करती हैं, खेलती नहीं और फिर वर्ल्ड कप आ जाता है। अब वर्ल्ड कप में भी एक टीम कोशिश करती है कि हम ना खेलें, लेकिन चूंकि जो अल्लाह को मंजूर है उसे कौन टाल सकता है, तो खेलना पड़ता है। जब खेलना पड़ता है तो 29 साल में पहली बार पाकिस्तान इंडिया को चारों शाने चित कर देता है, 10 विकेटों से हरा देता है बेहतरीन बॉलिंग अटैक के सामने, और फिर मसला आ जाता है सिक्योरिटी का। और वो सिक्योरिटी का मसला ऐसे हल होता है कि ऐसी फेंटी लगाते हैं हारिस रऊफ, और उसके बाद फिर जो आसिफ अली बचाते हैं मैच को, फिर आते हैं मलिक साहब। फिर आपने हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंस पे बात कैसे की? आप वो कल मोहम्मद हफीज की आप ट्वीट ही देख रहे हैं, उन्होंने कहा ये विक्ट्री हमारे तमाम तर सिक्योरिटी इदारों के नाम जिन्होंने सिक्योरिटी बहुत अच्छी दी लेकिन इज्जत रास नहीं आई। हमारे एक्चुअली बॉयज़ के नाम, कुछ बॉयज़ जो यहाँ पे सिक्योर कर रहे थे और कुछ बॉयज़ जो वहाँ पे मुल्क का इमेज सिक्योर कर रहे थे, और ये इसे कहते हैं घुस के मारना, बता के मारना। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, जब भारत ने एक सो कॉल्ड पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने वक्त और मौका बता के हमला किया था और दिन की रोशनी में किया था और कामयाब किया था, नाकाम नहीं किया था। ये भी वैसा ही हमला था, ये भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, क्रिकेटिंग ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था कि हमने बता के
मैदान के अंदर पहले कह के कि हम आपसे रिवेंज लेंगे, हमने रिवेंज लिया और अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह की ज़ात अजीम है, उसी की जानिब से तमाम इज़्ज़त है, उसी की जानिब से तमाम ज़िल्लत है। अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी और इन लड़कों ने हमारा मान रखा और कौम का सर फखर से बुलंद किया। दोनों को यके बाद दीगरे भारत और न्यूजीलैंड को हराया। अच्छा जी, सबसे छोड़े हम सुबह भी ये बात कर रहे थे कि मैच तो होता ही होता है इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पर एक होता है ना, ये देखें फीलिंग सिक्योर ना हो, बाबर आजम धमकी दे रहे हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन को, और इसी तरह की बहुत सारी मीम्स हमने कल देखी हैं। द बेस्ट मीम वाज तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी। जैसिंडा आर्डर्न, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, एंड अनुष्का शर्मा, विराट कोहली साहब की जो एहलियां हैं, दोनों की तस्वीर। नरेंद्र मोदी भी थे। हाँ, साथ नरेंद्र मोदी भी थे। हाँ, ठीक है। वो उनको तो वो कह रहे थे कि आप तो सिर्फ हारे हैं ना, साढ़े नाल तो पेड़ी हुई है। अच्छा, शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं के बाद कीवीज को भी बिलाखिर दबोच लिया और न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला हल किया और इवेंट में मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। शारजा के मैदान में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर ही वाज ऑन फायर और उन्होंने फिर बेहतरीन बॉलिंग से आगाज किया, ताहम कीवीज के ओपनर्स ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और अपनी टीम को 36 रन का आगाज फराहम किया। छठे ओवर में कैप्टन बाबर आजम हारिस रऊफ को लाए और उन्होंने कप्तान के एतमाद पर पूरा उतरते हुए दूसरी ही गेंद पर बोल्ड कर दिया गिल को और पाकिस्तानी बॉलर्स की जो नपी तुली बॉलिंग से न्यूजीलैंड ना संभल सकी और मुकर्रा ओवर्स में जो कह लें सिर्फ 134 रन बना सकी और हारिस रऊफ ने उसके बाद जो तबाहकुन बॉलिंग की, इसमें 4 कीवीज प्लेयर्स को करियर बेस्ट, हारिस की करियर बेस्ट बॉलिंग थी। बेहतरीन जवाब दिया दोनों मैचों के अंदर हारिस रऊफ ने उस तमाम क्रिटिसिज्म का जो कि उनके ऊपर नेशनल T20 चैंपियनशिप के बाद होता रहा है, उसका बेहतरीन जवाब दिया, अपनी सिलेक्शन को बिल्कुल सही साबित किया। जवाब में बाबर आजम और रिजवान ने इनिंग्स का मस्बत आगाज किया, दे वर पॉजिटिव, लेकिन थोड़े एक्साइटेड हो गए। मुझे लगा ओवर कॉन्फिडेंट भी हुए। फखर जमान, हफीज, इमाद वसीम, ये तीनों प्लेयर्स, एक मैं नहीं कहूंगा कि हफीज वाज अ बिट अनलकी, उनका जो कैच पकड़ा कॉनवे ने, बहुत ही जबरदस्त कैच था, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। कहते हैं जीत खामियां छुपा देती है, लेकिन इस मैच में खामियां भी थी। उससे आगे बढ़ते हुए हमने इस पे बात करनी, और इस वक्त हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग मौजूद है। कल भी हम बात कर रहे थे और हमारी तो खुशी है, पहले भारत से जीतने की भी हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, एक और खुशी मिल गई। इतनी खुशी हम कैसे संभाले, मिर्जा साहब, खुशी कैसे संभाले। सुबह मुबारक। आप दोनों की बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप खुशी से निहाल हुए जा रहे हैं। एक मुश्किल तरीन लफ्ज है कि खुशी से निहाल हुए जा रहे हैं आप, और आप लोग यकीनन न सिर्फ आप लोग खुशी से निहाल हो रहे हैं बल्कि पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से। और मैं समझ के 14 नवंबर को पाकिस्तान और भारत का फिर टाकरा हो वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में, क्योंकि सेमीफाइनल में तो हम टकरा नहीं सकते। सेमीफाइनल में इस ग्रुप से 2 टॉप की टीमें जाएंगी, सेमीफाइनल से उस ग्रुप की 2 टॉप की टीमें आएंगी, तो क्रॉस होगा। तो अब तो हमारा असल मुकाबला अब 14 नवंबर को हमें इंतजार है, अल्लाह करे हम अच्छा करें। लेकिन ये कि हमें जीत की खुशी में, मैं फिर कहूँगा कि खुश फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, अपनी गलतियों पर तवज्जो देनी चाहिए। कल अगर आसिफ अली वो 12 गेंदों पर 27 रन 3 छक्के ना लगाते तो आपके लिए मुश्किल हो गई थी। आपका कल मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जब ऊपर वाले आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ है। और वो शोएब मलिक जिन्हें हम छोड़कर जा रहे थे, जिन पर किस्मत की देवी मेहरबान हुई कि शोएब मकसूद जो थे वो अनफिट हो गए और आखिरी लम्हे पर शोएब मलिक को लिया गया, उन्होंने कल प्रूव किया। सानिया मिर्जा भी कल तालियां बजा रही थी। मैं वही कहने लगा था, उनकी एक किस्मत की देवी तो ग्राउंड में भी मौजूद थी, सानिया। जी 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 बिल्कुल। देखें क्या केमिस्ट्री मिलती है कि आप जो मैं सोचता हूँ वही आप मैं कहना। आप दोनों ने सोचा था कि ये इतना जबरदस्त मैच होगा, और कि वैसे नेल बाइटिंग मोमेंट्स थी कुछ इस मैचेस में। मिर्जा साहब, जिस तरह से अभी आपने मोहम्मद आसिफ की बात की, आप बहुत जबरदस्त उन्होंने 3 छक्के लगाए, जिससे वही बात के मैच को संभाला उन्होंने। इसके बाद शोएब मलिक आए, बहुत सारे जो कह लें उनके, आपने जिससे कहा सिलेक्शन पे सवालात उठे, तो सीनियर प्लेयर्स का हमें कहीं ना कहीं फायदा जरूर हुआ शोएब मलिक की सूरत में, जिस पे सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हम न्यू कमर्स को लेके जा रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन शोएब ने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया। बिल्कुल 22 साल का तजुर्बा शोएब मलिक का, और इसी मैदान पर अब से 22 साल कबल जब मैं पहली दफा मैंने इनका वनडे डेब्यू कवर किया
और शोएब मलिक उस वक्त 7वें 9वें नंबर पर बैटिंग के लिए आना था और एज एन ऑफ स्पिनर खेल रहे थे। और फिर उसके बाद देखिए 22 साल का तजुर्बा, उसी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में शोएब मलिक ने अपने तजुर्बे को साबित किया। मैं 2 प्लेयर्स के बारे में आपको बताता चलूं, क्योंकि जोश जगाने में जोश कुछ ज्यादा ही होता है, इसलिए मैं अभी बता दूं आपको। एक तो आसिफ अली जो है वो फैसलाबाद का है और वो हैवी काम करता था, जो बड़ी बड़ी रॉड्स को उसने लोहा लेके तोड़ने का काम करता था, इतने उसके हाथ मजबूत है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं उसकी कलाइयां कितनी जानदार हैं, तो वो स्ट्रोक्स खेल रहा था। फिर हारिस रऊफ, उसने अपना करियर जो था वो शुरू में रावलपिंडी में एज अ सेल्समैन काम करता था और फिर उसके बाद वो टेप टेनिस बॉल से खेलने लगा। फिर उसके अलावा उसको किसी ने कहा फुटबॉल खेलने लगा, उसको किसी ने कहा लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स हैं, तुम शेखुपुरा चले जाओ, तो वो नहीं जा रहा था, जबरदस्ती गया, ट्रायल्स दिए, सेलेक्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया और अब आप देखें शारजा में 22 रन देकर 4 विकेट लेकर हीरो बन गया। ये आपने जो सिलेक्शन और लाहौर कलंदर्स का जिक्र किया, इस पे तो रात को शोएब अख्तर साहब के दरमियान सरकारी टीवी पे बड़ा मसला हो गया मिर्जा साहब, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इज आवर नेशनल हीरो, तो इस ये वाकया जो कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, शोएब अख्तर का किसी से मवाजना नहीं। शोएब अख्तर जितनी क्रिकेट खेला है, उस प्रोग्राम के मेजबान कितनी क्रिकेट खेले, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, और शोएब हमारा कौमी हीरो है। हम 1999 का कोलकाता टेस्ट भूल गए जब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को शोएब अख्तर ने बोल्ड मारा था। हम 2003 का वो वर्ल्ड कप का मैच भूल गए जो केप टाउन में खेला गया, जिसमें शोएब अख्तर ने क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन गेंद की थी। तो अपने हीरोज को हमें इज्जत देनी होगी। अगर आप इज्जत नहीं देंगे, एक तो आप बहुत बड़ा मेला लगाकर बैठे हुए और फिर उसमें भी अगर आप अपने हीरोज को इज्जत नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? सही बात है। अच्छा, एक तो इससे पहले कि हम अफगानिस्तान के मैच की बात करें मिर्जा साहब, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फखर जमान की जो पोजीशनिंग है वन डाउन प्लेयर, मैं इस पे जरा आपका कमेंट चाहता हूं। आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं उनकी ये वाली जो पोजीशन है बैटिंग के अंदर? बिकॉज कल भी उसको वो प्रूव नहीं कर पाए और ऐसा लगता है कि फखर जमान या वन डाउन पे हमने जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स देखे हैं बैटिंग के अंदर, वो वन डाउन ऑर्डर के ऊपर आके खेलते थे। क्या फखर जमान की वो कैपेबिलिटीज हैं कि उन्हें इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जब पूरी टीम लड़खड़ा सकती है इस बैट्समैन के आउट होने से, यहां पे भेजा जाए, या देयर शुड बी अ सीनियर प्लेयर लाइक प्रोफेसर ऑन वन डाउन? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, फखर जमान की असल जगह जो है इमरान, वो तो बनती है एज एन ओपनर, क्योंकि वो पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि बास क्रिकेट के माहिरीन का ख्याल है कि एक लेफ्ट हैंडेड एक राइट हैंडेड हो, बाबर आजम वन डाउन आए। दुनिया में जितने बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, आपने सही कहा, वन डाउन पोजीशन पर आते हैं, लेकिन बाबर आजम जाने से पहले ही कहे गए थे और उन्होंने भारत के खिलाफ प्रूव भी किया। तो मेरे ख्याल में फखर जमान जो है वो अगर शुरू में आ जाते, जैसे कल जल्दी विकेट गिर गई, तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई थी, आपने खुद नोट किया। और आपने सही कहा, हफीज तो माजी में इनिंग्स ओपन करते चले आए हैं, तो अगर हफीज वन डाउन आए, उनका तजुर्बा जैसे शोएब मलिक का तजुर्बा, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन बहरहाल अब विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है, हमें इसको छेड़ना नहीं चाहिए। अब अफगानिस्तान के खिलाफ हम क्या करते हैं ये हमें देखना होगा। साहब, अगला सवाल भी अफगानिस्तान को लेके। पिछले मैच में हमने देखा है अफगानिस्तान ने बड़ी फेंटी लगाई है, लेकिन उनके पास जो सईद अजमल भी और आप सब भी यही बात करते रहे कि उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और वो टफ टाइम दे सकते हैं। तो आपके नजदीक अफगानिस्तान, चूंकि हम पहली बार किसी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलने वाले हैं, सो क्या लगता है कि किस तरह की परफॉर्मेंस होगी और क्या हमें अपनी इसी विनिंग ऑर्डर को रखना होगा मेंटेन, या हमें कुछ चेंजेस करने होंगे? देखिए अरमला, इससे कबल जो 2 मैचेस हुए, 2018 के एशिया कप का मैच अबू धाबी में अफगानिस्तान ने बड़ा टफ टाइम दिया, हमारी सांसें ऊपर नीचे रह गई जब शोएब मलिक ने पाकिस्तान को जितवाया। और फिर उसके 1 साल बाद पिछले जो वर्ल्ड कप हुआ 2019 का हेडिंग्ले लीड्स में, हम हारते हारते जीते। इमाद वसीम ने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, मैं वही मौजूद था अफगानिस्तान के खिलाफ। तो अफगानिस्तान को आप रूल आउट नहीं कर सकते। अफगानिस्तान कि ये उनकी टिपिकल क्रिकेट है, यानी कि वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं। उनके बैट्समैन वो जारहाना मिजाज हजरतुल्लाह जाज़ई, जिनका मशगला ये कि वो फ्रूट बहुत खाते हैं, ड्राई फ्रूट। तो हजरतुल्लाह जाज़ई जो है वो खूब मार लगाते हैं शुरू में। और उनके स्पिनर्स की आपने अरमला बात की, मुजीबुल्लाह और राशिद खान, वन ऑफ द टॉप स्पिनर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बड़ा मतलब टफ मैच होगा, लेकिन दुबई में ये मैच है। अब दुबई में हम क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं ये देखना होगा। ठीक है, एक सवाल अब मैं आपसे वो करने लगा हूं जो शायद कोई भी ना पूछे, क्योंकि आप डिफरेंट चैनल्स पे भी अपेयर होते हैं, जो कोई शायद ही फोर्स ही कर रहा हो, लेकिन हम कर रहे हैं बीइंग एन एक्सप्रेसो। मिर्जा साहब, ये जो हम मुसलसल कह रहे थे कि अगर हम भारत को मैदान के अंदर जवाब दें
न्यूजीलैंड को मैदान के अंदर जवाब दें तो हम दुनिया को अपना आप दिखा सकते हैं। हमने जवाब दे दिया, वी हैव प्रूवन आवरसेल्फ एज द बेस्ट टीम ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट T20 खास तौर पर। तो इसके बाद पाकिस्तान की जो फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर की क्रिकेट है उसको आप किधर जाता देख रहे हैं? क्या ये 2 मैचों के अंदर शानदार कामयाबी, जबरदस्त कमबैक पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मजीद सिक्योर करेगा टुवर्ड्स आवर डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ इमरान। 14 नवंबर को इंशाल्लाह अगर हम वर्ल्ड कप जीते या हमारी टीम इवन फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है, हमने ये मैसेज तो दे दिया है भारत और न्यूजीलैंड को हराकर कि पाकिस्तान की टीम, हालांकि इस वक्त T20 रैंकिंग में नंबर 3 टीम है पाकिस्तान, इंग्लैंड नंबर 1, भारत नंबर 2 है, लेकिन पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया है कि क्रिकेट की दुनिया में आप हमें आइसोलेट नहीं कर सकते। आप जो चाहे करें, आप करते रहें, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो प्रूव करती है मुश्किल हालात में जाकर। 3 मार्च 2009 को जो अटैक हुआ उसके बाद हमने प्रूव किया और अब हमने एक मरतबा फिर प्रूव किया। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया और हमारी खुशी में आप भी शामिल हुए। नो डाउट पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत खुश है क्योंकि न्यूजीलैंड से जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें मैच जीतने हैं, हम उसी तरह से जीते और कुछ खामियां ऑब्वियसली आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैचेस आगे जाएंगे चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। और अभी तो वज़ाहिर लग रहा है कि सब कुछ पाकिस्तान की फेवर में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा है। लेट्स बी हम्बल एंड लुक फॉरवर्ड। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, और कोशिश भी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। अब बात कर लेते हैं कुछ मलिका जज्बात अदाकारा, बहुत खूबसूरत अदाकारा, बड़ी ग्रेसफुल अदाकारा अपने वक्त की नैया सुल्ताना साहिबा की, जिनको अपने मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस आज बीत गए हैं। उनके हवाले से कुछ मजीद आपको बताएं तो भारतीय शहर अलीगढ़ में पैदा हुई और तकसीम हिंद के बाद कराची और फिर लाहौर मुंतकिल हो गई, जहां हिदायतकार अनवर कमाल पाशा से मुलाकात हुई और 1955 में फिल्म कातिल से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। के हवाले से बात कर रहे थे, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे बिल आखिर तमाम क़यासाराइयाँ ख़त्म हुई और अफवाहें दम तोड़ गईं। 20 दिन के बाद बहरहाल लोग कहते हैं बड़ी देर की मेहरबान आते आते वज़ीर आज़म इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी। 6 अक्टूबर को आपको मालूम है ISPR ने पाक फौज में आला सतह के ऊपर तकर्रियाँ और तबादले किए थे और उसके मुतालिक एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो सिटिंग DGISI हैं उनकी जगह जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात किया गया था। जबकि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से नए नोटिफिकेशन में जो ताख़ीर है इस पर वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात की बयानबाजी सामने आई थी। आइन और कानून के मुताबिक चलने की बातें वज़रा की जानिब से की गई, जिसके बाद सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान ताल्लुकात से मुतालिक भी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि इसमें कुछ दरार आ गई है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ़ के दरमियान एक अलग मुलाकात हुई, जिसके बाद DGISI की तकर्री का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया और इसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब 19 नवंबर तक अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे, जबकि 20 नवंबर को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। वज़ीर आज़म हाउस ये भी बताता है कि वज़ीर आज़म ने वज़ारत दिफा की जानिब से DGISI के लिए नामजद अफसरान के इंटरव्यूज़ किए। बिल्कुल, और आर्मी चीफ से तफसीली मुशावरत के बाद तकर्री की मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ कलअदम TLP के मामले पर भी अहम इजलास हुआ, जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई और इजलास में फैसला किया गया कि कलअदम तंजीम को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कलअदम तंजीम ने वादा किया था कि मंगल की रात 12 बजे तक तमाम रास्ते खोल देंगे। हुकूमत वादा पूरा होने का इंतजार करी और साथ साथ उन्होंने ये भी वाजे किया कि किसी सिफारत खाने को बंद करने या सिफारती अमले को निकालने की पोजीशन में नहीं है। फ्रांसीसी सफीर की बेदखली के मामले पर हुकूमत मजबूर है और इसके सिवा उनके तमाम जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी सारी सूरत हाल पे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद दोदी साहब माहिर दिफाही उमूर और मुल्क की सियासी उमूर पर भी गहरी निगाह रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अब कैसे देख रहे हैं। जल साहब, एक तो आपको सुबह खैर, बहुत शुक्रिया। ये ऐसा मामला है जिसके ऊपर जब हम देखते हैं तो अफसोस भी होता है कि इस मामले को, जो कि बिल्कुल एक स्मूथ प्रोसेस के ज़रिए होता है और हमेशा से होता रहा है, ये मामला लटका और फिर इस पर खामखा क़यासाराइयाँ हुई, बातें हुई। कल हल तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम समझते हैं कि शायद सियासी तौर पे या जो एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ गए इस वाक़े के बाद। आप कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपके तौर से पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं कि पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच जी बिल्कुल आपको। देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया, जिसमें नोटिफिकेशन उन्हीं के ऑफिस ने करना था, उन्होंने ही करना था तैनाती के लिए।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया कि जो रिकमेंडेशन है वो उन्हीं की तरफ से आनी थी कि जी कौन सबसे मौजू है उनके ख्याल में इस जॉब के लिए। जब ISPR ने इस बात का खबर चलाई थी तो आपने देखा होगा उसमें किसी तारीख का जिक्र नहीं था कि किस तारीख से वो टेक ओवर करेंगे। तो मेरा ख्याल ये जो डिले हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये इसकी वजह यही थी कि थोड़ा सा मेरा गुफ्तगू शनीद हुई है कि डेट कौन सी होनी चाहिए। मेरे अपने ख्याल में गवर्नमेंट ये चाह रही थी, प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे थे कि चूंकि ये अफगानिस्तान का मसला अभी तक जो है वो थोड़ा सा आपको पता है फ्लूइड सिचुएशन में है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है अभी कोई पता नहीं है किस नहज पे जाते हैं। फिर ये एक फॉरेन मिनिस्टर की विजिट थी अफगानिस्तान में, अपनी वज़ीर आज़म की विजिट थी सऊदी अरब की। तो इन सारी चीज़ों में आपको पता है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी भी होती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। तो मेरा ख्याल है कि उनके जहन में ये था कि ये सारे काम पुराने DGISI की मौजूदगी में हों, क्योंकि वो एक तसलसल जो है तो उस पर कोई मेरा ख्याल जिसको कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाया गया, राई तो थी ये तो मैं मानता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। बस वो मामला ऐसा है ना कि अगर इस मामले में राई भी हो तो पहाड़ बन जाता है। चले ये इस पे तो खैर काफी डिबेट हो गई। मैं थोड़ा सा जनरल नदीम के हवाले से आपसे अगर पूछूं, आपका कोई इंटरेक्शन, कोई मुलाकात हुई हो, किस किस्म की शख्सियत के मालिक हैं? और पाकिस्तान का वैसे तो इंटेलिजेंस एक ऐसा शोबा होता है जिस पे डिबेट कम से कम मीडिया पे की नहीं जानी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी बातें गैर मामूली होती रहती हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले को देखा है और इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का सभी इदारों का बहुत कलीदी और बड़ा मस्बत किरदार रहा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत मस्बत और ज़बरदस्त किरदार रहा है, तो आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें तो आप कैसे देख रहे हैं इस तब्दीली को? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इंस्टीट्यूशंस जहां काम कर रहे हों एज एन इंस्टीट्यूशन, तो फिर इंडिविजुअल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। ये नहीं कि मैटर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपने उनको ओवरऑल गाइडेंस देनी होती है, सब कुछ। तो मैं जानता हूँ जनरल नदीम अंजुम को, ये अगर मैं ये कहूँ कि अ थॉरो प्रोफेशनल जेंटलमैन, तो ये दिस मतलब से एवरीथिंग कि एक तो वो तबीयत के बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जब वो जैसे कहते हैं ना कि वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे आको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। वो उधर भी रहे हैं, IGFC रहे हैं बलूचिस्तान में, उधर जो भी उनके जिम्मे काम था बड़े एहसन तरीके से किया है। वो स्टाफ कॉलेज में कमांडेंट रहे हैं, वो स्ट्रेटजी पढ़ाते रहे हैं, वो सारी इन चीज़ों पे नज़र है उनकी। और मेरा ख्याल है कि वो भी इतने ही कामयाब होंगे जैसे जनरल फैज साहब है, क्योंकि पूरा इंस्टीट्यूशन उनके साथ है। ISI आपको पता है बहुत बड़ा इदारा है, उसके अंदर नीचे लोग हैं, वो अपने अपने काम करते हैं। तो ये एक जब मोमेंटम बन जाता है, एक डायरेक्शन में चल पड़ता है, तो इतना आसान नहीं है कि वो उसकी एफिशिएंसी में कोई ऊंच नीच बढ़ सकती है इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल आप ये देखेंगे कि बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक हो गया जनरल साहब। साथ साथ TLP के हवाले से जो कलअदम तंजीम के हवाले हुकूमत ने फैसला किया कि उनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कि हमने उनके तमाम तर मुतालबात पूरे कर दिए हैं, लेकिन किसी भी सफारत खाने के अमले को वापस भेजने की पोजीशन में वो नहीं है। आपको लगता है हुकूमत का यह फैसला उनको कोई रियायत ना देने का दुरुस्त है? जी देखें, बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे तो अगर कोई भी उठे और हुकूमत पर ये दबाव डाले, हुकूमत जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो कोई और माइनॉरिटी चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इस्लामी हो या गैर इस्लामी हो, उनका बिल्कुल ही हक नहीं बनता कि वो हुकूमत को डिक्टेट करें ऑन देयर फॉरेन पॉलिसी स्पेशली, या किसी और पॉलिसी पर। वो अपना कर सकते हैं, बता सकते हैं जी हम ये चाहते हैं, और उसकी वजूहात बयान कर सकते हैं कि वो क्यों ये चाहते हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल इससे आगे जो अगर कोई बढ़ने की कोशिश करे, खासकर अवाम के लिए तकलीफ पैदा कर देना कि सड़कें ब्लॉक कर दें और पुल ब्लॉक कर दें, जहां 5 मिनट में इंसान पहुंचता है, अभी 1-1 घंटा लग जाता है, उससे ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इसका जनरल साहब ये सिचुएशन बड़ी ट्रिकी सी है, बड़ी अजीब है कि एक जानिब वो कलअदम है, दूसरी जानिब हमारे 3 वज़रा जेल में आके उनकी लीडरशिप से मुज़ाकरात भी करते हैं। एक जानिब वो कलअदम है, दूसरी जानिब हमने बाकी सारे उनके मुतालबात मान लिए, एक नहीं मान रहे। तो अगर वो कलअदम है और वो ऑब्वियसली लग रहा है कि वो कानून को चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर उनके बाकी मुतालबात भी क्यों माने जा रहे हैं? फिर तो स्टेट को अपनी 100% रिट कायम करनी चाहिए ना। एक तो ये कलअदम होने की बात मेरा ख्याल उन्होंने चूंकि चैलेंज की है सुप्रीम कोर्ट में और वो पेंडिंग है, जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे सही पता नहीं, क्योंकि इन्होंने अगर इंतखाबात में हिस्सा लिया तो इसका मतलब वो इस लिहाज से कलअदम नहीं है। लेकिन आपकी बात ठीक है। बात यह है कि जब बहुत सारे लोग हों, और ये कुछ थोड़े लोग नहीं है, आपने देखा होगा, कैमरे की आंख से देखा होगा,
तो ये नहीं हो सकता कि आप उनको क्रश कर दें कि जी हम बिल्कुल जो है ना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे और भिड़ जाएं उनके साथ। कल बल्कि मेरे साथ कोई झगड़ा कर रहा था जी ऐसे तो तहरीक तालिबान पाक, मैंने कहा यार तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हथियार उठाए हुए हैं, वो आपके ऊपर डायरेक्ट फायर करते हैं, वो आपको हटाना चाहते हैं, इनका तरीका वो तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, लेकिन इसमें देखें अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा सा हमारा रवैया एक बनाना स्टेट जैसा है तो माइंड ना कीजिएगा, इसलिए कि देखें पुलिस को डाकुओं को रोकना चाहिए, चोरों को रोकना चाहिए, जो भी खिलाफ वर्जी करते हैं कानून की उनको रोकना चाहिए। क्या वो रोक पा रही है? हमारी अदालतों को चाहिए कि जो ही कोई ऐसा मुकदमा है उसके जल्दी से उसके करें मामला और उसको सजा दे। क्या वो दे पा रहे? हुकूमत क्या करे? हुकूमत इनको पकड़ के लेके जाएगी अदालतों में, वो पता नहीं बरी कर देंगे क्या करेंगे। आप कह रहे हैं पूरे निजाम ओवरऑल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है इस जैसे रवैये को लेकर। ठीक है जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। और वालेकुम अस्सलाम, आपने ख्यालात का इज़हार किया। जनरल नईम खालिद लोधी अपने ख्यालात का इज़हार करे थे, इस पर बात करते रहेंगे हम। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें बात हुई है दाढ़ी वाला पे। तो देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मैं हूं वकार अहमद। नाजरीन, पाकिस्तान में अच्छी किताब लिखी भी जा रही है, शाया भी की जा रही है और पढ़ी भी जा रही है। एक नई किताब आई है दाढ़ी वाला। ये दाढ़ी वाला आपसे आपकी जुबान में गुफ्तगू करता है, क्योंकि इसका लहजा आपके लहजे से बहुत ममासलत रखता है, तो आपकी तवज्जो को ये दाढ़ी वाला फ़ौरन खींच लेता है। फिर आप दाढ़ी वाला पढ़ना शुरू कर देते हैं और आपको एहसास होता है कि आपकी सोच का जाविया बदल रहा है और ज़िंदगी को एक नया ढंग नसीब हो रहा है और आपको आपकी माजी की ज़िंदगी एकदम से बेकार नज़र आना शुरू हो गई है और आप मुतफ़िक्र हो गए हैं कि कैसे आपने अपनी तवानाइयाँ बेहुदा नज़रियात और बेवकूफ़ाना क्या कहते हैं मुगालतों में ज़ाया कर दी हैं। अगर आप नाकाबिल इलाज हैं तो आप कहेंगे कि इस दाढ़ी वाला ने आखिर क्यों आपकी सारी माजी की ज़िंदगी आपके मुंह पर दे मारी है। लेकिन आप में हनूज अगर अभी भी ज़िंदगी बाकी है तो तब आप इस फनकार को बेताशा दाद देते हैं जो फ़लसफ़े, नफ्सियात, माशरत वगैरह जैसे उलूम के जिसको कहते हैं ना कि पेचीदा नज़रियात का निचोड़ आपकी ज़ुबान और आपके रोज़मर्रा के जो मुहावरा है उसको इस्तेमाल करके आपको बड़ी आसानी से समझा देता है। सिर्फ आप उन्वानात पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं और उसके बाद हसनैन जमाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उन्वानात ज़रा देखिए कि औरतों के मूड एवं ही ख़राब नहीं होते जब बच्चे दरख्तों पर उगा करते थे, जब एक कांटा फ़लसफ़ी बना देता है 15 साल का हो जाने पर बेटी के नाम खत, स्कूल की कापियों और किताबों से जुड़े करतब, जब बसंत पुलिस के इश्तहारों में नहीं आती थी, अथरी गज़ल का बोझ कैसे उठाया जाए। हमारे साथ हैं हसनैन जमाल साहब। हसनैन जमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया वकार भाई। हसनैन भाई, ये बताइए कि हमारे यहाँ अमूमन कहा जाता है कि अदब जो है वो कुरूब ज़वाल का शिकार है और हमारे यहाँ वो बस अदीब पहले होते थे। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए बहुत अच्छी किताबें जो हैं सिर्फ पिछली एक दिहाई में बहुत अच्छी किताबें शाया हुई, पढ़ी गई, तो मतलब हमें कोई मायूसी की इस तरह की स्टेटमेंट्स देने की ज़रूरत है या एक्चुअली वाकई अदब लिखा भी जा रहा है अच्छा और पढ़ा भी जा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल मायूसी की स्टेटमेंट देने की जरूरत है। उसकी वजह ये कि कारी को हम लोग खुद मार चुके हैं। मारा कैसे हमने? हम लोग बेमकसद की बहसों में उलझे जिससे कारी का कोई ताल्लुक नहीं, एक आम रीडर का। हम लोग जबान को इस कदर पेचीदा बनाते गए कि जिससे पढ़ने वाले को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जबान जो हम किताबों में लिखते रहे वो जबान घरों में नहीं बोली जाती। वो मामलात कि जो आपकी अंदरूनी पेचीदा वारदात है और जिसके ऊपर आप ये दावा करते हैं कि मैं तो सिर्फ अपने लिए लिखता हूँ, तो जब एक बंदा खुद अपने लिए लिखता है तो बाबा उसको दूसरे पढ़ेंगे क्यों? मतलब शुड बी देयर दूसरों के सामने दूसरों के मसले। अगर वो नहीं है तो ठीक है, आप कहते हैं आपके लिए लिखता है। हमारा सारा अदब जो है वो इसी दावे के ऊपर मबनी है कि फनकार हर काम अपने लिए करता है। फनकार यूं बैठ जाता है, फनकार देख रहा होता है किताब दिख रही है या नहीं दिख रही। तो बाबा फनकार मतलब जंगल में मोर नाच रहा है तो फिर तो कोई भी नहीं देखेगा, मोर को तो चौक पे नाचना पड़ेगा। दैट इज इट सर। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइए कि जो क्रिटिक्स हैं, तनकीद निगार हैं जो उर्दू के, उनको इस किताब को हजम करने में कोई दुश्वारी का सामना तो नहीं होगा? मतलब मुहावरे को देख के, या जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल ही आपने रोजमर्रा की जुबान इस्तेमाल की है। मैं आपको अर्ज करूं, पहला आपके सवाल के दो हिस्से में कर लेता हूं। एक चीज तो ये कि खरड़ साहब और जावेद चौधरी साहब, इन दोनों बंदों को मैं बहुत ज्यादा आइडियलाइज करता हूं। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जो कहानी का क्राफ्ट है वो सिर्फ इन्हीं दोनों के पास है। बहुत बड़ा दावा है लेकिन साथ मुझे करने दीजिए कि कहानी का क्राफ्ट जो है ना, या कोई बात करने का क्राफ्ट और अपनी बात मैसेज तक पहुंचाने का क्राफ्ट, वो तो इन्हीं के पास। ठीक है।
तो उनको मैं इस हवाले से आइडियलाइज करता हूँ। दूसरी तरफ आ जाइए आप नक्कादों की तरफ, तो देखिए तनकीद तो मैं भी कर लेता हूँ और बहुत अच्छी कर लूंगा। मतलब ये कि आप मुझे दीजिए एक सफ़े का कोई भी खाका या कहानी या अफसाना, या कह लीजिए कि चलिए उसको 1200 लफ्ज 1500 लफ्ज कर लें, उसके ऊपर 3500 लफ्ज का मैं आपको आर्टिकल अभी बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह घसीट दूंगा। तो पानी में मदानी डाल के लस्सी बनाने वाली बात है सर। तनकीद निगार तो बादशाह आदमी है, जिसको चाहे चढ़ा दे, जिसको चाहे गिरा दे, लेकिन ये कि हजम करना जो है मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। उसकी वजह ये कि इसमें अंग्रेजी के अल्फाज बेतहाशा हैं, इसमें सराइकी भी है, इसमें पश्तो भी है, इसमें हिंदो मुहावरा भी है, इसमें तो वो लोकेल है, वो आप कोलोकियल लैंग्वेज है कि जो हम लोग आम बोल रहे हो। मुझे आपकी बातों से बिल्कुल टॉलस्टॉय का एक जुमला याद आ रहा है कि जो नकाद है वो एक मक्खी की तरह होता है जो कि तख्लीक के घोड़े को आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि अब यकीनन नकाद जो हैं बहुत सारी जगहों पे उनका हमारी क्रिएटिविटी के अंदर बहुत सारी जगहों में डेफिनेटली उनकी उसकी अफादियत से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये आपने बाकायदा इंटेंशनली इरादतन ये जो क्राफ्ट है, ये जो असलूब है, मैं असलूब कहूँगा, ये बिल्कुल एक जुदा असलूब है। तो ये असलूब जो है ये बाकायदा इरादतन इंटेंशनली आपने आपके इरादे में था कि मैं इस तरह करूँगा, या बस ये होता चला गया? देखिए इसमें किस्सा ये हुआ कि जब मैंने लिखना शुरू किया वकार भाई, तो मैं बहुत ही जन्नाती जबान में लिखता था और स्पेशलिटी ये थी कि दिल्ली की उर्दू और दिल्ली के मुसन्निफ और दिल्ली के लोग और जो कुछ उनका ज़बान बयान था ऑलमोस्ट इट वाज ऑल देयर इन माय राइटिंग्स। बट उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे बाकायदा जोड़ के जगाया गया और दूसरे लोगों ने भी, बल्कि मेरे अपने घर में मेरे मामू क्या कमेंट आता था कि यार तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाता, समझ में नहीं आता। तो जब समझ में तो फिर मैं अपने लिए तो नहीं लिख रहा था, ये तो पहले दिन से तय था। मतलब मैंने अगर लिखना है तो मैंने उसके लिए लिखना है भाई जो मुझे पढ़ के कंफर्टेबली उसे डाइजेस्ट भी कर सके, हजम भी कर सके। उसके लिए अगर मैं लिख रहा हूँ तो फिर मुझे उसी की जबान में लिखना है। तो जाहिर बात है अगर अपने मामू नहीं पढ़ सकते, मेरा भाई, मेरी बहन या मेरी बेटी नहीं पढ़ सकती, तो फिर उसका क्या फायदा। आप आगे भी है ना कोई फिक्शन, नावल, इस तरह की चीज़ों पे मजीद आप लिखने का इरादा रखते हैं? सर नावल जो है ना पाकिस्तान में कोई 50-60 हज़ार लोग अगर खरीदने वाले हों तो मैं जाके खुद को कमरे में लॉक कर दूं, तनख्वाह लेना छोड़ दूं। घर में बीवी बच्चे भी हैं, तो सिर्फ नावल लिखना तो ऐसे आदमियों का काम नहीं है सर। एक कार्ड है जिस पे लिखा हुआ है कि मतलब ये 4 तस्वीरें हैं जो कि राइटर को पसंद है और वो ये समझता है कि ये 4 तस्वीरें, ये किसी एक किरदार का नाम भी मेरे इल्म में नहीं है। मुस्कुराहट है जो दिल पर नक्श हो जाती है, कहीं दीवानापन, कहीं गम, कहीं शरारत और कहीं वारफ्तगी। पाकिस्तान में बहुत किताबों की जो फ़रोख्त है उसका जो रेट है वो बहुत कम है, वो बल्कि किसी हद तक शर्मनाक है और इसको हमने बढ़ाने के लिए डेफिनेटली हम किताबों की इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अगली किसी बहुत ही खूबसूरत किताब के साथ हाजिर होऊंगा। देखते रहिए माइंड मैटर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है मेरा पाकिस्तान का, जिसमें आज हिना न्याजी हमें जमील नक्श जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं उनकी एग्जीबिशन पे लेके जा रही हैं और उसके साथ साथ उनके बेटे से मिलवा भी रही हैं। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हिना न्याजी। आज मैं एनसीए में मौजूद हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्ट ने तरबियत हासिल की और अपने फ़न का जादू जगाकर दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। आज जिन मारूफ फ़नकार के फ़न पारों की यहाँ नुमाइश है और उनकी किताब की तकरीब रूनुमाई है, वो अगरचे इस दुनिया में मौजूद तो नहीं मगर उनके बच्चे उनके फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जमील नक्श साहब की। उनके साहिबजादे से बात करते हैं और जानते हैं ये नुमाइश किस बारे में है और किस बुक की यहाँ पे आज लॉन्च हो रही है। आइए देखते हैं। इस वक्त हमें जमील नक्श साहब के साहिबजादे सीज़ैन नक्श ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर इस एग्जीबिशन के बारे में बताइए और ये बताइएगा कि जमील नक्श साहब के फन पारों में से किन चीज़ों का चुनाव किया गया है इस एग्जीबिशन में? अच्छा, ये जो सीरीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में, ये एक ट्रिब्यूट दिया है जमील नक्श साहब ने अपने उस्ताद को। जमील नक्श साहब ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मिनीचर पेंटिंग की तालीम हासिल की और उस्ताद शरीफ साहब से। और आज जो आप ये यहाँ पे नुमाइश देख रहे हैं इसका टाइटल है फिशर वुमेन ऑफ माई मोइंजोदारो जी। ये सीरीज़ जो है उन्होंने पेंट की 2017 में और आज हम ये सीरीज़ जो है यहाँ पे लेकर आए हैं। और जमील साहब की ये ज़िंदगी में ख्वाहिश थी कि एक ट्रिब्यूट दिया जाए उनके उस्ताद को और
उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे ये एग्जीबिशन मुनक़िद की है विद द जॉइंट वेंचर ऑफ जमील म्यूज़ियम एंड NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर। सर, अगर जमील नक्श साहब की फ़नपारों की बात की जाए तो उसमें जो मौजू रहा है वो ख़वातीन, घोड़े और परिंदे, इसकी क्या कोई ख़ास वजह है? देखिए, एक बात ये होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए सब्जेक्ट, अगर आप औरत की बात कर रही हैं, परिंदों की बात कर रही हैं, तारीख़ में बहुत से आर्टिस्टों ने मुख्तलिफ अदवार में इसको पेंट किया, कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हर दौर में हर आर्टिस्ट अपने नज़रिए से, अपने वर्ल्ड व्यू के साथ चीज़ों को देखता है, उसके एहसासात, उसके जज्बात, उसके तजर्बात, उसका मुशाहिदा, वो फिर उस चीज़ को मुख्तलिफ बनाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप तारीख में देखेंगे, पिकासो ने भी औरत को पेंट किया है, वैन गॉग ने भी औरत को पेंट किया है, बहुत बड़े नाम है, रूबेंस ने भी किया है, डिगाज ने भी किया है। लेकिन हर आर्टिस्ट की ये ख्वाहिश होती है कि अपने मुनफरिद अंदाज से, जिस तरह से उसके तजर्बात हैं, उसकी अक्कासी वो अपने काम में कर रहा होता है। अच्छा, पिजन अगर आप देखती हैं, जो परिंदे अगर आप देखती हैं जमील साहब के काम में, तो जिनका जो उनका ताल्लुक था कैराने से था। कैराना एक इंडिया में एक जगह है जहाँ पे एक उसके जो, अगर आप जमील साहब हमें अक्सर उसके इलाके के बारे में बताते थे, तो वो बिल्कुल ऐसी जगह है जैसे आप नेशनल ज्योग्राफी की कोई सीन देख रहे हो। तो वो अच्छा, उस दौर में कैराने में हर घर के अंदर परिंदे होना, हर घर के अंदर जो है वो होना, तो वो एक बड़ी मामूली सी बात थी। तो शायद एक ये वजह थी, और ये शायद जमील साहब से भी बहुत दफ़ा सवाल किया गया है कि ये कबूतर, आपके बहुत से लोग समझते हैं कि कबूतर जो है वो इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। ये वजह नहीं थी, लेकिन जमील साहब का एक ताल्लुक जो था, क्योंकि वो जिस माहौल से वो उनका था, तो मिट्टी से वो जुड़े हुए थे, तो शायद उसकी एक वजह ये होती कि वो एलिमेंट है उनके काम में नज़र आया। जी सर, अगर एक मैसेज की बात की जाए, एक आर्टिस्ट जब अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले करता है, जिस तरह यहाँ पे आज एग्जीबिशन हुआ, तो उसमें एक मैसेज होता है, क्या कहेंगे इन पेंटिंग्स में क्या मैसेज है? देखिए, जमील साहब का जो हर आर्टिस्ट का होता है, उसका एक किसी मट्टी से उसका ताल्लुक होता है, किसी तहजीब से ताल्लुक होता है, किसी सिविलाइजेशन से ताल्लुक होता है, और कहीं ना कहीं वो उससे जुड़े रहने की कोशिश भी करता है। जमील ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 15 से 20 साल यूरोप में गुजारे, लंदन में हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी तारीख से, अपनी तहजीब से जुड़े रहे। तो जो आप सीरीज़ देख रही हैं आप यहाँ पर, तो ये उनका एक डायलॉग हुआ सर मॉर्टिमर व्हीलर से, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की एग्जीबिशन पे काम किया। तो उस एग्जीबिशन से जब एक मूर्ति निकला जिसका नाम मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो, तो जमील साहब ने मुझे सवाल किया, आपने इसका नाम डांसिंग गर्ल क्यों रखा? तो मॉर्टिमर व्हीलर ने जवाब दिया, भाई ये तुम्हारी तहजीब है, तुम बताओ क्या नाम होना चाहिए। तो जमील साहब उस वक्त खामोश हो गए। लेकिन उस दौरान 50 साल गुजरने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स काम में नज़र आते रहे। फिर जमील साहब ने पूरी सीरीज़ की और इसका नाम उन्होंने लिखा फिशर वुमेन ऑफ मोहनजोदाड़ो। वो जो औरत डांसिंग करते, उन्होंने कहा ये दिस इज फिशर वुमेन ऑफ मोहनजोदाड़ो, तो उससे अपने आप को जोड़ा उन्होंने। अच्छा, उस तारीख में आप जितना भी काम यहाँ पे देख रही हैं, अगर उसमें आप देखें तो आपको मोहनजोदाड़ो में ये सील्स नज़र आती हैं, ये फिशेस नज़र आते हैं, ये बुल्स नज़र आते हैं, है ना। लेकिन जमील साहब ने एक जदीदियत का पहलू था उनके काम में, उसके साथ अपनी जो तहजीब है, जो तारीख़ है, उसको लेके चले। इसी वजह से हम उनके काम में आप देखेंगे हमेशा एक टाइमलेसनेस का एहसास होता है, एक कंटिन्यूटी का एहसास होता है, और एक तारीख से जुड़े रहने का भी एहसास हमें उनके काम में नज़र आता है। सर, माशरे में शऊर बेदार करने के लिए एक आर्टिस्ट का क्या रोल होता है? यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल किया, और उसका जवाब तो खैर किताबों के म्यूज़ियम में, लाइब्रेरी में भरी हुई इस किताबों के लिए। किसी भी माशरे में, किसी भी तहजीब भी जहाँ होती है, उस माशरे में एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप बाहर जाती हैं, इतने बड़े म्यूज़ियम्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, उसमें दुनिया का आर्ट होता है, लोग आते हैं, देखते हैं। तो उसके अंदर जो एक बुनियादी मकसद है आर्ट का सारी दुनिया में जी, इंसान के अंदर से एक जानवरपन ख़त्म करना है। आप एक मुसव्वरी देखते हैं, एक अच्छी शायरी सुनते हैं, एक अच्छी किताब पढ़ते हैं आप, है ना, तो आपके अंदर एक अच्छे जज्बात पैदा होते हैं। पर दूसरी बहुत बड़ी वजह होती है कि हर आर्टिस्ट का जो एक रोल होता है वो कुछ एक्सप्रेस करता है, जो हो सकता है आपके ख्यालात से अलग हो सकता है आपको एक काम में जो एक्सप्रेशंस हैं, आप कहेंगे यार कि ये काम जो है वो जो मोहनजोदाड़ो का एक क्लासिकल काम है उससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता, लेकिन उस काम के अंदर जब आप उसको देख रही हैं, डायरेक्ट क्रिएट करते हैं आप एक दूसरे की जो बात आपकी शायद तजुर्बात से और आपके ख्यालात से शायद वो क्लैश करती हो, लेकिन उस काम के ज़रिए एक डायलॉग क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, और मुख्तलिफ मौज़ूआत को जब माशरे में लेकर आते हैं तो उसके अंदर एक माशरे में टॉलरेंस पैदा होती है। किसी भी मौजूद माशरे में एक टॉलरेंस की, वो किसी भी बात को अगर वो करना होता है तो वो आर्ट की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक आर्ट बहुत बड़ा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपनी बात मुख्तलिफ अंदाज से कहते हैं और लोग उसको सुनते हैं। तो इसी तरह एक माशरे में एक बहुत बड़ा रोल जो आपने आर्ट सवाल किया, उसमें मेरे नज़दीक जो बहुत बड़ा रोल है वो एक माशरे में डायलॉग को जन्म देना है, एक माशरे में अच्छे एहसासात को जन्म देना है।
और उससे आप लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। फिर एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जब आप अपनी तारीख में किसी भी आप दुनिया में किसी भी हिस्से में जाते हैं, आप क्या प्रेजेंट करते हैं लोगों को, जब दिखा रहे होते हैं क्या अपना आर्ट एंड कल्चर दिखा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है मैं समझता हूँ आर्ट के अंदर। और इस नुमाइश का जो इनेकाद करने का मकसद भी है, आप देखेंगे तो एक आर्ट स्कूल में हमने की है। हाँ जी। और उसमें एक लाने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं वो अपने मास्टर्स को जान सकें। और जमील साहब आज जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनका काम हमेशा तारीख में जिंदा रहेगा। सर, जमील नक्श साहब की आर्ट के लिए क्या खिदमत है? रोल उनका यही था यार आर्ट के अंदर कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने काम से वो जुड़े रहे, अपने काम से लोगों को महसूस किया। एक आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल यही होता है ना। और मैं ये समझता हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे दिल हमारे माशरे में अच्छा आर्ट बुरा आर्ट ये थोड़ा सा एक इरेलीवेंट चीज़ है हमारे यहाँ। मतलब मैं समझता हूँ अगर एक आर्टिस्ट शायरी कर रहा है, मुसव्वी कर रहा है, पेंट कर रहा है, स्कल्पचर कर रहा है, किताब लिख रहा है ना, तो एटलीस्ट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज़ क्रिएटिंग नॉनसेंस इन द सोसाइटी। एटलीस्ट इज़ डूइंग समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग डायलॉग, विच इज़ क्रिएटिंग पीस इन द सोसाइटी, है ना। सर, इस वक्त देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ मैसेज ये कहना चाहूँगा, हमें ये इतना खूबसूरत काम है, एक हमारे मुल्क के इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट ने काम किया है, तो ये हमें चाहिए कि भाई हम अपने उन आर्टिस्टों को उस लेवल पे लेकर जाएं जो कि मुकाम वो डिज़र्व करते हैं। और उनका मैसेज जो है वो हमेशा से यही रहा है कि भाई एक अच्छा काम है और उसके साथ वो जुड़े रहें ज़िंदगी भर, और उस काम के थ्रू उन्होंने अपने सारे एहसास, जज्बात, सब कुछ आपको ट्रांसफ़र करके चले गए। वो 60 साल में अपने सारा जो दिल के अंदर का था वो सब आप लोगों को आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र करके चले गए। जी हाँ, सब कुछ चले गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन, आर्टिस्ट मुआशरे के दूसरे लोगों के बरक्स बहुत हसास होता है और आर्ट मुसलसल दरियाफ्त का नाम है। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अब कुछ डेंगू के हवाले से। तो कोरोना कंट्रोल में आया, लेकिन डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आता है फिलवक्त। हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क भर में जो डेंगू के वार हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। मुतासरीन में भी इजाफा हो रहा है और डेथ टोल में भी इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के जितने बड़े शहर हैं, यहाँ पे जो डेंगू का जो फैलाव है इसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी मरीजों की तादाद 5000 से ज़ायद हो चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा में जो मरीजों की तादाद है वो बढ़ने से हॉस्पिटल्स में बेड्स कम पड़ने लगे हैं और ये तादाद मुसलसल, जैसा कि हमने कहा, बढ़ भी रही है। और पंजाब में तो ऐसा लगता है कि जैसे डेंगू बेकाबू है। लाहौर इसमें एपी सेंटर लगता है क्योंकि यहाँ केसेस सबसे ज़्यादा हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो तकरीबन 34 अमवात हुई हैं, जिसमें 19 सिर्फ लाहौर के अंदर हुई हैं और 515 नए केसेस भी सामने आए हैं डेंगू वायरस के हवाले से। इसके फैलाव के ऊपर और इसको हम किस हद तक रोकने में कामयाब हुए, इसी पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मक्सी साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब। खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने शो में हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अभी अगर हम लेटेस्ट सिचुएशन की बात करें, कुछ जो फिगर्स हमारे पास तो पहुँचे थे, लेकिन आप कुछ अपडेट करना चाहें कि क्या सिचुएशन है इस वक्त, अगर स्पेसिफिकली हम पंजाब की बात करें डेंगू के हवाले से? पंजाब की बात के हवाले से ये है कि सिचुएशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी है। जो पहले हमारा जो हॉट स्पॉट था वो कैंट और डिफेंस एरिया था, तो उसमें अब हमने इसका साइकिल को ब्रेक कर दिया है। हमने अपनी टीमें भी बढ़ाई, उनकी सर्वेलेंस भी बढ़ाई, उसकी लार्विसिडल भी बढ़ाई और उधर जो टारगेटेड फोकिंग की इजाज़त भी हमने दी और जो बड़ा अडल्ट मच्छर था तो उसको भी हमने मारा, तो उधर साइकिल ब्रेक हो गया है। अब ज़रा केसेस अल्लामा इकबाल टाउन में ज़्यादा हैं, लेकिन उनको भी हम कंट्रोल करने में इंशाल्लाह हमारी डबल फोकस उधर ही है और हम उनको भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे जल्द ही। डॉक्टर साहब, जब कोरोना आया तो हमें मालूम नहीं था कि कोरोना आने वाला है। अचानक से आया, फिर फैल गया, ज़्यादा फैल गया और हमारे लिए एक नई पेंडेमिक थी। पहला सवाल डेंगू के हवाले से यही जहन में आता है कि 3-4 साल से हम इसको फेस करें, हमें पता है इसने आना होता है, उसके बावजूद व्हाई वी जस्ट लेट पीपल टू डाई विद दिस। हम क्यों इससे पहले प्रीएम्प्ट नहीं करते कि इसको रोका जाए और लोगों को मरने ना दिया जाए? यानी कि हम अगर ये कहें कि आज 10 लोग मरे हैं तो चले, ज़्यादा नहीं मरे, एक जान भी कीमती है, तो हम ऐसा क्यों नहीं किया हमने कि हम इससे पहले रोकें? नहीं, हमने इसकी पूरा साल ट्राई की है, पूरा साल कोशिश की है। हमारी जो टॉप लेवल की लीडरशिप है, जैसे हमारे CM साहब हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी, सेक्रेटरी स्पेशलाइज, हमने इस साल
सबसे ज़्यादा कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई है, 17 कैबिनेट कमेटीज़ की मीटिंग हुई हैं, जिसमें तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स भी थे, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर, CEOs, हमने सबको ऑन बोर्ड रखा है। लेकिन फिर भी फैला, लेकिन इसका फिर मतलब ये इसका एक सीजनल ट्रेंड तो इसका सीजनल ट्रेंड होता है। ये 2-3 साल बाद एक न एक इसकी सर जाती है। जैसे 2019 में भी रावलपिंडी में आ गई थी, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जी अच्छा हमने अपना काम पूरा ईमानदारी से और मेहनत से किया है। हमारी टीमों ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने अंडर द सुपरविजन ऑफ हमारे डिपार्टमेंट DG हेल्थ ऑफिस और CEOs ने बहुत अच्छा काम किया। ये भी फिर भी हमने पूरे पंजाब को सिक्योर किया हुआ है। अच्छा, लाहौर में बहुत केसेस हमने देखा और आपने भी खुद भी मेंशन किया कि लाइन टू डिफेंस का एरिया था और अब इलामा इकबाल टाउन का। क्या वजह है कि लाहौर में ये बहुत तेजी से फैला है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं? नहीं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। किसी भी एरिया से इसका हो सकता है। उधर ज़रा थोड़ा सा ये हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, तो इधर इनकी जो सर्वेलेंस है वो ज़रा थोड़ा सा हमें टीमों को मुश्किल होती है। तो फिर इस सिलसिले में हमने जब कैंटोनमेंट बोर्ड को भी ऑन बोर्ड लिया, डिफेंस हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी ऑन बोर्ड लिया, तो उन्होंने हमें टीमों को भी एक्सेस दी। खुद भी उन्होंने हाउस कीपिंग की। जब तक खुद लोग अपने आप की अपनी हालत खुद बेहतर नहीं करेंगे, अपनी हाउस कीपिंग नहीं करेंगे, पानी चेक नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक ये कंट्रोल करना हमारा, क्योंकि हमारी टीमों को अंदर तक एक्सेस नहीं होता। इसकी मॉस्किटो की 2 टाइप्स होती हैं, एक बाहर का है, आउटडोर है, एक इनडोर है। जो इनडोर है वो घरों के अंदर, कमरों के अंदर, इवन वॉशरूम तक छुप के बैठ जाता है, टीवी के पीछे छुप के बैठ जाता है, बेड के नीचे छुप के बैठ जाता है। तो उस तक एक्सेस देना जो है वो हमारी टीमों के लिए ज़रूरी था। नहीं तो खुद नहीं देते तो फिर खुद तो करें ना। वैसे भी चूंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो मच्छर घर के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, बाहर टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा, एक तो ये कि इस हुकूमत का फोकस है, बुज़दार साहब हमेशा कहते नज़र आते हैं कि जी हमारी हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। 10-10 लाख रुपए के 7-7 लाख के हेल्थ कार्ड भी गवर्नमेंट देने जा रही है, रिसर्च वर्क भी हो रहा है। उसके बावजूद हम इस मच्छर से क्यों निजात हासिल नहीं कर पाते? हमारी क्या कोई रिसर्च के अंदर लैगिंग है? हम हमेशा जिसे कहते हैं ना कि पोस्ट पेंडेमिक एफर्ट्स के ऊपर क्यों बिलीव करते हैं, हम प्रीएम्प्ट क्यों नहीं करते? और अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 6 महीने बाद फिर नया सीजन गर्मियों का आ जाना है, तो क्या हमारी कोई तैयारी है इसको लेकर? नहीं, हमारी 100% तैयारी है। 2020 में हमारी तैयारी थी, इस दफ़ा भी हमारी तैयारी है। इस दफ़ा भी कुछ न कुछ एरियाज ऐसे ज़रूर आ जाते हैं। और ये नहीं है कि इस वक्त भी 150 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये मतलब इसका वायरस भी मौजूद है और मच्छर भी मौजूद है और केसेस भी मौजूद हैं। ये नहीं है कि दुनिया से ख़त्म हो गया। जो WHO ने टॉप 10 डिजीज थ्रेट्स अलर्ट जारी किया, उनमें एक डेंगू है। ये नहीं है कि ये कोई मतलब, और इसको हमने मैनेज किया। हमें पहले प्रीएम्प्ट करते हैं तो इतना मतलब है कम केसेस हैं और इतनी चीज़ें को हमने कंट्रोल किया, इतने एरियाज़ को कंट्रोल किया पूरे पंजाब। लेकिन 1-2 टाउन या 1-2 एरियाज़ जो है वो ऐसे आ गए हैं। अब हम इनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की सिचुएशन है, इसको लेकर चले हम थोड़ा सा आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव उस कैपेसिटी पे आ जाते हैं। मेरे पास जो रिटर्न है वो 4989 टोटल एलोकेटेड बेड्स हैं, जिसमें से अभी तकरीबन 500 ही वेकेंट हैं और बाकी सारे फिल्ड हैं। 500 नहीं वेकेंट, जो मेरे पास नंबर्स है आप करेक्ट कर दीजिए अगर ऐसा है। ज्यादा है? नहीं 2100 जो है वो ऑक्युपाइड है, बाकी सारे वेकेंट। अच्छा, बाकी सारे वेकेंट। ओके, थैंक यू फॉर द करेक्शन। मैं वही पूछ रहा था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी क्या है इस वक्त? इनफ है? खुदा न खास्ता, अब तो वैसे लगता है कि केसेस कम ही होंगे वक्त के साथ, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसमें मजीद सर्ज आता है, इसी को सर्ज आने के पेश नज़र तो हमने एक्सपो सेंटर में 280 बेड्स का एडिशनल जो है वो हॉस्पिटल कायम किया। अपने हॉस्पिटल्स की जो कैपेसिटी थी वो उसको भी डबल किया। आप ये ना समझे कि जो ये उधर 2100 केसेस एडमिट है तो ये सारे कंफर्म डेंगू के हैं, ऐसी बात नहीं है। हम जो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एक सस्पेक्ट होता है, एक प्रोबेबल होता है, फिर उसके बाद कंफर्म होता है। सस्पेक्ट वो होता है जिसको 2 से 10 दिन बुखार है, फिर हम उसका CBC करते हैं, प्लेटलेट काउंट्स देखते हैं, WBC देखते हैं। जिनका 1 लाख से कम हो तो फिर उसको वो हमारे प्रोबेबल की स्टेज में चला जाता है। और एडमिशन की ज़रूरत उसको पड़ती है जो 50,000 से जब कम उसके प्लेटलेट्स जाएं या WBC 4000 से कम जाएं, तो फिर उसके बाद उसका एलाइजा टेस्ट होता है, NS1 होता है कंफर्मेटरी। ये गवर्नमेंट कर रही है, फ्री कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है और हमारे सारे अस्पतालों में हो रहा है। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो स्प्रे के हवाले से इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, किस तरह से आप डेंगू से ये बचाव के स्प्रे के हवाले से, और कुछ ये भी स्पेकुलेशंस थी कि जो डेंगू स्प्रे है वो मच्छर को बेहोश करने के हवाले से होता है और प्रॉपर मौसर नहीं है, तो ये भी जरा बता। होश में आ जाता है और फिर घरों के अंदर घुस जाता है। नहीं, घरों के
अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि होश में आके वो उसको मजीद अलर्ट हो जाता है। वो बिल्कुल मच्छर को मजे में ना हो जाता। नहीं मजे में नहीं होता, उल्टा उसको मार देता है। जो हमारी ज़द में आता है, जो अडल्ट मॉस्किटो, तो उसके लिए हम फॉगिंग करते हैं, तो उसके लिए जो है वो स्प्रे उसको मार देता है। बेस्ट स्टेज जो है ना इसकी वो होती है लार्विसिडल। अभी टाइम कम है, तो एंड पे आप हमें ये भी बता दें कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि टेम्परेचर्स इसको किल कर पाएंगे? मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से, मेहरबानी से बस अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो है ये बहुत सारा डाउन इसका हो जाएगा, टॉल भी और नंबर ऑफ केसेस भी, और इंशाल्लाह रिकवरी भी, मैक्सिमम रिकवरी हो रही है। केसेस तो हो रहे हैं लेकिन रिकवरी भी तो हो रही है। अच्छा है। ये भी तो आप बताएं ना कि रिकवरी भी हो रही है। हर कुछ अरसे बाद नई वबा आ जाती है तो लोग आदी हो गए बेचारे उनके। हाँ जी, उनके भी इम्यून सिस्टम भी। खैर चले, थैंक यू वेरी मच। आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए अपने बिजी स्केड्यूल के, और आपने हमारे जो क्रिटिकल क्वेश्चन उनका भी आंसर दिया। अपना मौके डॉक्टर साहब हमारे सामने रख रहे थे। आप इन्होंने एक अच्छी बात की कि गवर्नमेंट के एफर्ट के साथ आप अपनी हाउस कीपिंग भी बेहतर रखें। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है जी, ज़रूरी है, और अल्लाह में इससे महफूज है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि हफ्ते के अंदर अगर टेम्परेचर गेट्स डाउन टू 16-15 तो ऑटोमेटिकली इसकी जो बाइटिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा, अल्लाह करे इससे भी जान छूटे हमारी। चलिए जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे हम कुछ प्रोटीन के हवाले से। तो अपनी रोज़मर्रा खुराक में हम प्रोटीन की मुनासिब मिकदार के हवाले से बात करें तो लेना बहुत ज़रूरी है। और हम आज बात करेंगे क्या वेट लॉस में भी प्रोटीन हेल्पफुल होता है, और इससे जो हमारी सेहत पर असरात जो मुरतब होते हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। और ऑब्वियसली मैंने वेट लॉस का तो जिक्र किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जी हिना अनीस, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। वेलकम हिना एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। है ना, हम प्रोटीन के हवाले से आज बात करने वाले हैं कि ऑब्वियसली इसकी एक प्रॉपर क्वांटिटी या हम कह लें मुनासिब मिकदार बड़ी ज़रूरी है हमारी डाइट के अंदर। तो क्या ये वेट लॉस के हवाले से भी कुछ हेल्पफुल है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ज़रूरी है और बिल्कुल हेल्पफुल है। इसलिए कि देखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट से जब हम प्रोटीन को रिप्लेस करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को ख़त्म कर दें, ना करें। बट अगर प्रोटीन की मिकदार को मुनासिब तरीके से बढ़ाएंगे तो क्योंकि प्रोटीन देर से हजम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है और सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर आपको देता है और अच्छा मिकदार में आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाता है। क्यों फ़ायदा पहुंचाता है? इम्यूनिटी अच्छी करता है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो वेट लॉस आपका अल्टीमेटली होगा क्योंकि फैट रिडक्शन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है और आपको देर तक सेटिस्फाई रखता है, भूख कम लगती है, फिलिंग फील करते हैं। तो ज़रूरतन आपका वेट लॉस बहुत आसानी से कम हो जाता है। ठीक है। तो ये एज ग्रुप के हवाले से मैं हमेशा पूछता हूँ कि इसमें एज ग्रुप्स कितना मैटर करते हैं, खास तौर पे द टाइप ऑफ डिजीजेस वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑब्वियसली इसमें एज ग्रुप का बड़ा रोल होता है कि कौन सी डिजीज किस एज ग्रुप के साथ मुंसलिक है, एंड जेंडर एज वेल। तो इसको भी जरा क्लैरिफाई करें ना। बिल्कुल, देखें सबसे पहले मैं बच्चों से शुरू करती हूँ। अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी है तो उन्हें सबसे पहले थकावट की निशानदेही होगी, इम्यूनिटी उनकी कम हो जाएगी, उनको ज़हनी थकावत की निशानदेही होगी। वो स्कूल से आएंगे और आपको शिकायत करेंगी थकन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, भूल रहे हैं, पढ़ाई में उनको कमज़ोरी हो रही है, इनफैक्ट उनके जोड़ों में दर्द होगा, पैरों में खिंचाव होगा। ये प्रोटीन की कमी की वजह से होगा क्योंकि वो घर में सही से प्रोटीन नहीं ले रहे होंगे। यहाँ आपको उनकी डाइट में प्रोटीन की ज़रूरत को बढ़ाना होगा। बड़ों में भी यही हो रहा होगा, मसल क्रैम्प हो रहे होंगे। जो टीनेजर्स होते हैं आपने देखा होगा कि वो जिम जा रहे होंगे लेकिन वो अपने मसल सही से बिल्ड नहीं कर पा रहे होंगे। यहाँ उन्हें अपनी डाइट में मसल्स की बिल्डिंग बच्चों के हवाले से ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी टू कट यू, बच्चों के हवाले से ये कि बच्चों का डेवलप नहीं होता चीजों को लेकर, यानी कि बच्चे हेल्दी चीज खाना नहीं चाहते हैं, बच्चे अनहेल्दी खाना चाहते हैं। तो प्रोटीन के अंदर हमारे पास क्या चॉइसेस हैं कि हम बच्चों का टेस्ट डेवलप करें कि वो प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, उनका टेस्ट भी एंजॉय करें उसको लेकर। बच्चों में देखिए प्रोटीन के लिए हम चने का बड़ा अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हुमस बना के बच्चों को डिप्स बना के दे सकते हैं। चिकन बहुत अच्छा और इजीली अवेलेबल प्रोटीन है, हम हर जगह अवेलेबल होता है। चिकन के स्टेक्स बना के दे दें, कबाब्स की फॉर्म में, टिक्के की फॉर्म में, बर्गर्स की फॉर्म में बच्चों को बना कर दें। इनफैक्ट अमरूद एक ऐसा फ्रूट है इजीली और इकोनॉमिकली अवेलेबल और हाई इन प्रोटीन है। और लोगों को पता भी नहीं है कि अमरूद में अच्छी मिकदार में प्रोटीन मौजूद होता है, तो वो भी आप दे सकते हैं जी। और इनफैक्ट बड़ों में भी यही है कि बूढ़ों में भी जब ओल्ड एज में हम चले जाते हैं वहाँ भी प्रोटीन की मिकदार कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है उनकी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। और इनफैक्ट कोरोना और इस वक्त जो डेंगू चल रहा है,
इसमें भी प्रोटीन की जो कमी है ना, ये बहुत बड़ा इस वक्त अलमिया बन चुकी है कि प्रोटीन की कमी है। और यहाँ पे सिर्फ मसल डेफिशिएंसी नहीं हो रही, प्रोटीन की कमी की वजह से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है प्रोटीन की कमी की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा है ना, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों और बूढ़ों में डिफरेंट इसकी जो कह लें अमाउंट दरकार होती है। हम अगर बात करते हैं ऑब्वियसली हर एक के लाइफस्टाइल पैटर्न्स बड़े डिफरेंट होते हैं। कुछ ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम करते हैं, कुछ नॉर्मल होता है, कुछ ने अपनी एक्सरसाइज को उस तरह से करना होता है, तो हर एक के लिए ऑब्वियसली वेरी करती होगी। अगर हम एक इन जेनेरिक बात करें तो दिन में हम कितनी मकदार में एक बंदा जो है उसकी प्रोटीन की इंटेक, हम उसको एक अगर स्पेसिफिक अमाउंट में कहें तो? बहुत इजी इसका एक ग्राफ है कि आपका जितना बॉडी वेट है, एक अडल्ट का बॉडी वेट के हिसाब से पर किलोग्राम के हिसाब से 0.65 से 0.75 ग्राम आपको प्रोटीन डाइट में लेना है। ठीक है ना। मैं एक नॉर्मल एडल्ट का बता देती हूँ कि अगर मर्द है तो 50 से लेके 60 ग्राम उसको प्रोटीन ले लेना है। अगर 45 से भी अगर ले रहा है ना तो भी बैलेंस है। अगर 45 ग्राम से कम ले रहा है ना अगर वो प्रोटीन, तब उसको डेफिशिएंसी हो सकती है। एक देसी फॉर्मूला हथेली के हवाले से भी है ना कि अप टू योर, जितना आपका हथेली का साइज है उतने साइज में आप ले लें, ऐसा भी है कुछ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर एक एडल्ट वुमेन है तो ये 45 से 55 ग्राम के बीच में उसको एक प्रोटीन की मिकदार लेनी है। ठीक है। और अच्छा, इस तरीके से अगर वो 3 टाइम जी में डिवाइड कर ले अपने मील को ना, 3 तो टाइम्स इस हिसाब से ले सकती है। ठीक है। क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद, हमारी मदर्स, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, इनमें बहुत सारे लोग डायबिटिक्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में, ब्लड प्रेशर के भी मसाइल हैं उनको, और कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल के भी मसाइल, जिसमें यंगस्टर्स भी शामिल हैं। इनफैक्ट मैं खुद उसको फेस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं हर न्यूट्रिशनिस्ट से ये मसला पूछता हूँ कि इन लोगों के लिए प्रोटीन की मिकदार के अंदर एक बैलेंस बहुत जरूरी होता है, यानी कि प्रोटीन चाहिए भी और बैलेंस भी चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए। जो लोग डायबिटीज का शिकार हैं वगैरह या कोलेस्ट्रॉल का, उनके हवाले से आपका इल्म क्या कहता है? अच्छा, आपको प्रोटीन की सिलेक्शन जरूर करनी है। मैं वेगन प्रोटीन की तरफ ज्यादा तवज्जो दिलाती हूँ लोगों का, जिसमें चनों का इस्तेमाल हो गया, ग्रीन बीन्स का इस्तेमाल हो गया, हरे हरे वाले जो लोबिया आते हैं ना, फ्रेंच बीन्स जिनको हम कहते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। किडनी बीन्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी अमरूद का इस्तेमाल बताया, आप वो भी कर सकते हैं। आप हुमस बना के चने, जो सफ़ेद और काले वाले चने होते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। सफ़ेद वाला लोबिया आता है, वो भी बहुत अच्छा बेहतरीन प्रोटीन होता है। दालों का इस्तेमाल बेहतरीन प्रोटीन है। फिश, अखरोट। अच्छा, हम इन चीज़ों को जब आखिरी सवाल है ना बनाते हैं, जब हम इन चीज़ों को बनाते हैं तो हम पाकिस्तानियों की आदत है, हम या तो बहुत ज़्यादा ओवर फ्राइड या पका देते हैं, ओवर कुक कर देते हैं। उससे कहा जाता है कि जो प्रोटीन का एसेंस है वो ज़ाया हो जाता है। इवन अंडा ज़्यादा उबाल लिया जाए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, तो वो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो हर्ट हो जाती है। इस पर आप क्या कहेंगी? इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए चीज़ों में? एग्जैक्टली जब हम अपने स्टडीज़ कर रहे थे, न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, तो मैंने अपने ज़माने में बहुत सारे अंडे ना अपनी क्लास में ना खिड़की से नीचे फेंके हैं, क्योंकि हमारी टीचर ना उसे हमें फेल कर देती थी। 8 से 10 मिनट के बीच में अंडा उबालना है। और वो हमारी योग चेक की जाती थी अपना थर्मामीटर लगा के कि हमने सारे ना न्यूट्रिएंट्स किल कर दिए। ये वैसे तो बिल्कुल 10 मिनट से ज़्यादा अंडा नहीं उबालना। रिश्ता देखने जाती है ना, तो अपनी बहू से पूछती है कि बेटा आप ये चीज़ कितनी देर में बनाती हैं? तो दिस वाज समथिंग। हम तो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ओके, चले हिना, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हमें बताई एज पर योर स्किल्स, और आई होप कि इससे देखने वालों को फायदा हो। दे विल ऐड प्रोटीन टू देयर रूटीन एंड देयर डाइट, ताकि उनको भी हेल्थ के लिहाज से फायदा हो। सो हिना अनीस हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है एक्सप्रेसो हीरो से आपको मिलवाने का, जो कि हम आपको मिलवाते रहते हैं, और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले कम उम्र मोहम्मद हमजा खान से। इज अ टीनेजर जिन्होंने इस हफ्ते अपने ह्यूस्टन में PSA सैटेलाइट टूर्नामेंट में इंग्लैंड के हरीफ को, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 234 थी, उनको डिफीट किया और ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। हमजा की उम्र एज ऑफ टोल्ड 16 ईयर्स है, 16 साल है, और इस वक्त इनकी आलमी रैंकिंग 560 है, यानी कि अपने से दोगुना कम रैंकिंग वाले बेहतर प्लेयर को इन्होंने डिफीट किया है। और उन्होंने हमजा ने अपनी जो बर्तरी है वो बरकरार रखी है। करियर में इससे पहले गुज़िश्ता साल ब्रिटिश जूनियर ओपन का टाइटल भी पाकिस्तान के लिए जीत चुके हैं, और आज एक्सप्रेसो हीरो हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम ह्यूस्टन हमजा खान को हम खुशामदीद कहेंगे। हमजा, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आप
अच्छा हमजा, कैसा लग रहा है? इतनी अचीवमेंट, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, टूर्नामेंट जीता है, उसके बाद इंग्लैंड के हरीफ को हराया और यू आर सो यंग माशाल्लाह। सो ये जो स्क्वॉश का शौक है ये कब से हुआ? ये मुझे तकरीबन 4 साल हो गए स्क्वॉश खेलते हुए। ठीक है जी। तो हमजा, आप एक तो हमें ये बताएं कि आप कम क्यों बोलते हैं? नहीं, ये नहीं बताएं। इसके अलावा हमें ये बताएं कि आपके कोच कौन है और आप कितने अरसे से, आपने कहा कि आप ये कर रहे हैं, तो कितने अरसे से आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं? ये अभी तो मेरे तकरीबन PSA का 1 साल हो गया। 1 साल में मैंने सिर्फ 2 टूर्नामेंट खेले। अच्छा। PSA जी, उसमें मैंने एक बोस्टन में था, उसमें मैंने क्वार्टर फाइनल हारा वर्ल्ड नंबर 90 से। अच्छा, ठीक है। बहुत क्लोज, उसमें मैंने वर्ल्ड नंबर 70 को हराया था और काफी अच्छे अच्छे प्लेयरों को मैंने हराया था उसमें। तो आइडियलाइज किसको करते हैं? जहांगीर खान, जानशेर खान, किसको आइडियलाइज करते हैं? या कोई इंटरनेशनल प्लेयर है जिसको आइडियलाइज करते हैं आप? नहीं, ये सब हमारे लेजेंड हैं, हम इन्हीं को फॉलो करते हैं। इन्हीं को फॉलो करते हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये जो आपका रीसेंट कंपटीशन हुआ, ये कंपटीशन, इसके अंदर कितनी नेशंस होती हैं, कितने लोग होते हैं? आपने चूंकि इसको विन किया तो जरा इस कंपटीशन की डिटेल्स बताइए हमें थोड़ा, कैसा मुकाबला था? इस टूर्नामेंट में जो ये मैंने अभी जीती है सैटेलाइट, इसमें 24 प्लेयर होते हैं, वो प्रो होते हैं, प्रोफेशनल। अच्छा। जिनकी रैंकिंग काफी अच्छी होती है। तो मेरी 560 थी और सब मेरे से काफी अच्छे थे। तो मैंने पहले 300 को हराया, फिर उसके बाद 200 तकरीबन, इसी तरह मैंने सबको हराया था। अच्छा। तो अच्छे रैंकिंग वाले को मैंने हराया है। ये बहुत ही जबरदस्त। ऑब्वियसली आपकी 560 है एंड 234 उनकी रैंकिंग थी, जो इंग्लैंड के प्लेयर थे जिनको आपने डिफीट किया। अब तो ट्रेनिंग कितनी करते हैं और क्या सारी ट्रेनिंग वहीं पे अमेरिका में ही कर रहे हैं या पाकिस्तान में भी करते हैं? कैसे है ट्रेनिंग, कैसी है आपकी? अभी तो फिलहाल मैं USA में हूँ, जानजेब मसूद के साथ। इन्हीं के साथ अभी ट्रेनिंग मेरी शुरू है और मैं पाकिस्तान में भी करता हूँ और मैं इधर भी करता हूँ। और जी, बस इधर ही। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है हमजा? कहाँ तक जाना है, किसको हराना है, क्या सोचा है? अभी इंशाल्लाह बस अभी स्क्वॉश शुरू किया तो इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। Why did you opt स्क्वॉश by the way? इतनी सारी और गेम्स भी थी, आप अभी यंग है माशाल्लाह, एनर्जेटिक हैं। स्क्वॉश को क्यों ऑप्ट किया? क्योंकि स्क्वॉश हमारी फैमिली गेम है, इसमें मेरे मामू शायद जमान जो वर्ल्ड नंबर 14 रह चुके हैं। अच्छा। ओके। So it's a family game, that's why you opted. अगर कोई आम टीनेजर आपको जो पाकिस्तान में देख रहा है, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा टैलेंट आता है स्क्वॉश के अंदर, हमारे बड़े अच्छे स्क्वॉश कोच भी थे, चैंपियंस तो थे ही एक अरसे तक, तो स्क्वॉश जीते ही हम थे। इस वक्त जो देख रहे हैं आपको, कोई अगर स्क्वॉश को खेलना चाहता है प्रोफेशनली, वो क्या करे? कुछ उसको बताएं, थोड़ा गाइड करें। बस अपनी मेहनत करे और फुल फोकस अपना स्टडी पे और स्क्वॉश पे रखी। ठीक है। और आप देखते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी प्लेयर्स का फ्यूचर अभी भी है स्क्वॉश के अंदर, हम बेहतर कर सकते हैं? कुछ इस हवाले से भी बताएं, क्योंकि आप तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे हैं। जी क्यों नहीं, हम बेहतर क्यों नहीं कर सकते? हमारे प्लेयर एक स्क्वॉश सीख के इनका माइंड हो जाता है कि हम अभी किसी तरह से हम बाहर चले जाएं, बाहर। तो अपनी जब ये सबसे मुश्किल काम है स्क्वॉश सीखना। सही। तो आप जब कह रहे हैं कि जब सीख लेते हैं तो फिर पाकिस्तान में नहीं या पाकिस्तान की तरफ से खेलें। हमजा, एक आखिरी सवाल, आपने चूंकि कहा कि आप पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग करते हैं और ह्यूस्टन में भी करते हैं, सो दोनों की जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताओ, ताकि यहाँ पे जो पाकिस्तान में अगर कोई कमी है तो उनको दूर किया जा सकते हैं। हम यही कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से यही कहें। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, इधर मुझे अभी जानजेब भाई काफी सपोर्ट कर रहे हैं, जानजेब मसूद जी। ये मुझे अभी इधर इन्होंने अपने घर में भी रखा हुआ है। मेरी क्या कहते हैं डाइट भी यही करते हैं सब। अच्छा। मेरे जी। तो पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में आपको सपोर्ट नहीं मिलती। एक प्लेयर आगे जा रहा होगा तो उसको रोकने के लिए काफी बंदे हैं। लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, अल्लाह करे ये ना हो। आप जैसे हीरोज को इसीलिए सामने लाते हैं कि लोग इंस्पायर हुए। हमजा, बहुत अच्छा लगा। अमेरिका में इस वक्त तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के 2 बज रहे होंगे जिस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बावजूद आप जाग रहे हैं और हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एक्सप्रेसो एक्सक्लूसिवली और हमारा साथ देने के लिए। अल्लाह करे आप और टाइटल्स जीतें और जब पाकिस्तान आए
तो यहाँ पे बराह रास्त भी आपसे मुलाकात हो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हीरो। हमजा खान हमारे साथ मौजूद थे। अब चूंकि शो के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो हमने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, एक तो पहले हमारे पास वीडियो है शाकिर नहीं, पहले वजीर होने वाला है, लेकिन एक लेजेंड सराइकी शायर शाकिर शुजा आबादी साहब, जिनके नाम से सराइकी शायरी शुरू होती है, जिन्होंने दुनिया में पहचान कराई, उनकी एक वीडियो सामने आई। मोटरसाइकिल के ऊपर इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और रिपोर्ट्स कुछ ऐसे आई कि टैक्सी के पैसे नहीं थे इनकी फैमिली के पास कि जो इनको हॉस्पिटल लेके जा सकते। ही इज़ अ ग्रेट लेजेंड ऑफ सराइकी पोइट्री। जो लोग सराइकी शायरी समझते हैं, पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि कितने बड़े शायर हैं। इंतहाई दिल दुखा देने वाली वीडियो। रिपोर्ट्स ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया और उनको हेल्प आउट करें। अगर नहीं लिया तो हमारी गुजारिश है कि इस लेजेंड की इस हालत का नोटिस लिया जाए और उनको तमाम तर इमदाद फराहम की जाए, बजाय इसके कि उनके इंतकाल के बाद ट्वीट्स की जाए और फिर खिराज तहसीन पेश किया जाए, इनकी ज़िंदगी में इनकी मदद की जाए। अभी हम आपसे रख लेंगे, शो का वक्त खत्म हो गया। शाम को तो आपसे मुलाकात होगी 5 से 7 जोश जगादे में, और कल फिर एक्सप्रेसो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।